तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे नागपुर, जहां पर नितिन गडकरी वर्सेस नाना पटोले। और जिस वक्त नितिन गडकरी अपना नामांकन दाखिल करने गए थे, अशोक सिंघल वहां से मौजूद हैं। उस वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ उन्होंने किया था। अशोक, अभी आज की तस्वीर वहां पर क्या है? देखिए, आज सुबह 7 बजे मोहन भागवत संघ प्रमुख और भैया जी जोशी वोट डालेंगे, लेकिन यहाँ पर नितिन गडकरी को लेके, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, सब यही इंतजार में कि कितना वो मार्जिन बढ़ा पाते हैं और कितना, क्योंकि नितिन गडकरी खुद भी दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका मार्जिन ज़्यादा बढ़ेगा। खास बात यह कि नागपुर की ये परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है। 1996 को छोड़ दें और 2014 को छोड़ दें, पिछली बार नितिन गडकरी जीते थे, पहली बार यहाँ से सांसद बने थे और केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन ये गढ़ कांग्रेस का रहा है। संघ मुख्यालय यहाँ पे है, लेकिन इस बार डीएमके, दलित, मुस्लिम और कुंभी, ये वोट काफ़ी मैटर करता है और करीब 10-11 लाख के करीब उनका वोट है। तो लेकिन नितिन गडकरी को लगता है कि ज़्यादा वोट जो है उनका पहले से बढ़ेगा। जो नाना पटोले हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं और नितिन गडकरी ही बीजेपी में उनको लेके आए थे। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने हराया था। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास, क्योंकि 7 बजे का वक्त है जब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोटिंग शुरू हो जाएगी। चलेंगे सीधा गौरव सावंत गाजियाबाद से, और वहां पर जनरल साहब मैदान में। लेकिन गौरव, कुछ दिन पहले ये भी देखा था, जब जनरल साहब मैदान में गए थे लोगों से मुलाकात करने के लिए, कई इलाकों में काले झंडे भी दिखाए गए, जिस पर उन्होंने दलील ये दी कि मेरा कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है, इसके लिए आ नहीं पाता। पिछली बार एक बड़ा मार्जिन था जिससे उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार कॉन्फिडेंट कितने नजर आ रहे हैं? डॉली उनके मुकाबले कांग्रेस की उम्मीदवार भी है। बहुत ही दिलचस्प होगी गाजियाबाद की लड़ाई, क्योंकि जो गाजियाबाद की लड़ाई है, एक गाजियाबाद गेटवे टू उत्तर प्रदेश कहलाता है। उत्तर प्रदेश का द्वार दिल्ली से सटा है। अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और यहां पर जो दिलचस्प लड़ाई है, जैसा आपने डॉली शर्मा का जिक्र किया, कांग्रेस की उम्मीदवार है, वहीं साथ ही साथ जो महागठबंधन के यानी सपा बसपा आरएलडी के कैंडिडेट है सुरेश बंसल, वो भी एक बहुत दिलचस्प लड़ाई को इसमें एक नया मोड़ देते हैं। जब जनरल वीके सिंह सेना में थे तो सेना लगातार एक 2 फ्रंट वॉर की बात करती है, और इस बार उनके राजनीतिक जीवन में भी यही 2 फ्रंट वॉर है। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ ये महागठबंधन। ऐसी परिस्थिति में जो पिछली बार लगभग 5.5 लाख वोट जनरल वीके सिंह को मिले थे, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां कुल मिलाकर 27 लाख वोट है, तो 56% ये कहा गया था जो वोटिंग हुई थी उसमें सबसे अधिक अंश उन्हीं को मिला था। मार्जिन वही थी। इस बार बरकरार रहेगी, गिरेगी, या जैसा उनके समर्थक कहते हैं बढ़ेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और जनरल वीके सिंह से हम लोग लगातार बात करते रहे हैं नवजोत, उनका ये दावा है कि उन्होंने 2 फ्रंट्स पे बहुत ज्यादा काम किया है। एक, उनका कहना है डेवलपमेंट, और दूसरा जो राष्ट्र हित की बात होती है, नेशनलिज्म जब मुद्दा आता है, तो उनका यह दावा है कि वो तो उसको पर्सोनिफाई करते हैं और इसका युवा वर्ग के साथ उनको लाभ मिलेगा, ऐसा उनका दावा है। राष्ट्र हित की आपने बात की, हर नेता बीजेपी का जब भी रैली करता है तो इसका जिक्र जरूर करता है। चलिए, एक और हाई प्रोफाइल सीट है अरुणाचल वेस्ट। किरण रिजिजू की किस्मत का फैसला आज होना है, ईवीएम में कैद हो जाएंगे, क्योंकि आज वहां पर भी वोटिंग हो रही है। मनोज्ञा लोईवाल ईटानगर से हमारे साथ और जानकारी के लिए। मनोज्ञा, वक्त क्या है और क्या खबर वहां से दे पाएंगे अभी? बिल्कुल, 2 बातें सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अरुणाचल में सूर्योदय सबसे पहले होता है, और 2016 में भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय हुआ था। शुरुआत हुई थी असम की राज्य सरकार से, और आज अरुणाचल की राज्य सरकार का भी चुनाव है। 60 की 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और जहां भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के भाग्य का फैसला होगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस बार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के भाग्य का भी फैसला होगा। बड़ी दिलचस्प बात कही थी उन्होंने कि अभी तक हम हमेशा ऑपोजिशन में लड़ते थे, लेकिन ये पहला चुनाव होगा जब हम सत्ता में होकर लड़ेंगे। काफी सारे वादे और दावे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नवम टुकी हैं। इसी सीट पर चुनाव होने हैं, थोड़ी देर में वो भी आएंगे। वोट उनका भले ही गांव में हो, वोट शायद देने भी ना जा पाए, क्योंकि जो डेमोग्राफी है, जो इलाका है पूरे अरुणाचल का, वो इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी मौसम की वजह से, कभी रास्तों की वजह से, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही वो राज्य है जहां चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति के लिए बूथ भी बनाया है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जब चुनावी समीकरण देखे जाएंगे,
करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई होगी पूर्वोत्तर भारत। बिल्कुल, पूर्वोत्तर की बात। अब सीधा गाजियाबाद से सटे गौतम बुद्ध नगर नोएडा की बात कर लेते हैं। संजय शर्मा वहां से और महेश शर्मा किस्मत आजमा रहे एक बार फिर से यहां से। संजय, तस्वीर क्या नजर आ रही है वहां पर, क्योंकि 7 बजे का वक्त है जब लोग निकलेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए? आज तो शो का दिन है, कहीं वोट शो और कहीं रोड शो। जहां मतदान हो रहे हैं वहां जनता वोट शो करेगी और जहां मतदान नहीं है वहां नेता रोड शो करेंगे। लेकिन जिस इलाके में हम यहां हैं, नोएडा पॉश इलाका है, लोग देर से जगते हैं और देर से जगने की वजह से कई बार ऐसा होता है वोट देने भी नहीं जा पाते और फिर पूरे 5 साल सरकार को कोसते हैं। ये वो इलाका है जहां अब ये देखना होगा, पिछली बार भी यहाँ का वोट परसेंटेज बहुत कम था गौतम बुद्ध नगर का। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वोट परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन जो शहरी या पॉश इलाके हैं, जिस इलाके में हम खड़े हैं, जहां डॉक्टर महेश शर्मा को इसी बूथ पर वोट करने आना है, पंकज सिंह को आना है, तो ऐसे में डॉक्टर महेश शर्मा ने तो कहा कि वो 9 बजे यहाँ वोट करने आएंगे और उसके बाद फिर वो इलाके का दौरा करेंगे। लेकिन सबसे मुश्किल है यहाँ के लोगों का घर से निकल कर आना और यहाँ वोट करने के लिए कतार में खड़े होना। यहाँ पिछली बार भी वोट परसेंटेज कम था, अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उस समय बीजेपी को के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ वोट परसेंटेज कैसे बढ़े। चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है लोगों को जगाने की और आज तक ने भी कोशिश की है एक अभियान चलाकर लोगों को ये बताने की कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और आकर अपने जो अधिकार है, जो प्रियम्बल है संविधान का, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन, आज वो मूर्तमान होता है। तो देखते हैं कि लोग कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए सरकार चुनते हैं कि वो लोग जो उनके ऊपर शासन करें। बिल्कुल, चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है, कोशिश आज तक ने भी की है, वोट दो कैंपेन चलाकर, और हम बार बार लोगों से कह रहे हैं जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि एक दिन होता है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि नोएडा में बहुत कम ऐसा देखा गया, क्योंकि परसेंटेज काफी कम रहता है, वोट परसेंटेज, तो लोगों को एक तरीके से जागरूक भी करना है। वो काम आज तक भी लगातार कर रहा है चुनाव आयोग के साथ ही मिलकर। कैराना चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त जितेन बहादुर वहां से मौजूद है। जितेन, जो वर्सेस है यहाँ पर वो ज्यादा हो जाता है, यानी बीजेपी वर्सेस महागठबंधन वर्सेस कांग्रेस। तबस्सुम हसन समाजवादी पार्टी की यहाँ से किस्मत आजमा रही है, प्रदीप चौधरी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस ने हरिंद्र मलिक को यहाँ से मैदान में उतारा। अब तस्वीर क्या वहां पर देख रहे हैं अभी? बिल्कुल नवजोत, ये जो सीट है कैराना, ये दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर है और इसको बड़े स्तर पर लोग 2016-2017 में इस बात के लिए जानते हैं क्योंकि इस इलाके का एक वर्ग यहाँ से पलायन कर रहा था और पूरे देश भर में इसकी राजनीति की गई थी। लेकिन ये जो कैराना सीट है, यहाँ पर एक प्रयोगशाला भी देखी गई है महागठबंधन की, क्योंकि जब उपचुनाव 2018 में हुए थे, ठीक करीब 1 साल पहले अब जो चुनाव हो रहे हैं, तो उस दौरान भी यहां पर महागठबंधन का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर एक प्रयोगशाला के तौर पर दिखाई पड़ी थी, जिसमें महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई थी और बीजेपी की जो प्रत्याशी मृगांका सिंह थी उनकी हार हुई थी उपचुनाव में। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए या फिर मृगांका सिंह का जो वोट बैंक है उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया है, यहां कैंडिडेट बीजेपी का चेंज किया है और प्रदीप चौधरी को बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर बनाया है। साथ ही जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो तबस्सुम हसन हैं, इसके अलावा हरिंद्र मलिक हैं। तो कुल मिलाकर के इस इलाके का जो चुनावी गणित होगा वो काफी रोचक होगा, क्योंकि 2018 में बीजेपी की यहां पर हार हुई थी। हालांकि 2014 में जब चुनाव हुए थे तो हुकुम सिंह ने भारी मतों से यहां पर जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर के बड़े स्तर पर यहां पर तैयारियां की गई हैं। हमारे पास जो जानकारी है, कैराना लोकसभा जो सीट है उसके लिए करीब 463 मतदान केंद्र अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं और इस इलाके का जो अलग अलग लोकेशन है वो काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, जिसके लिए 221 के आसपास जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों के लिए खास तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जानकारी यह है कि करीब 11 लेयर की सुरक्षा इन अलग अलग जगहों पर दी गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान भारी संख्या में हैं और इनके लिए ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव जो यहाँ पर कैराना में हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। सरकार का भी या फिर इलेक्शन कमीशन का भी ये पूरा जोर है कि इस तरीके से इन पूरे इलाके में ध्यान रखा जाए। तो कुल मिलाकर के गणित अब ये है कि
त्रिकोणीय गणित में किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उसमें से कौन जीत करके आता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन 7 बजे के आसपास यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे का वक्त है जब वोटिंग शुरू होगी, क्योंकि तमाम ऐसे दूसरे इलाके भी जहां पर 7 बजे, कहीं 7 से 4 का समय है, कहीं 7 से 5 का समय है, कहीं 7 से 6 का भी समय है। तो तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। एक बार जल्दी से नागपुर भी चलते हैं सीधा, क्योंकि अशोक सिंघल वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक, क्योंकि हालांकि एक तरफ नोएडा जैसा वो इलाका है जहां पर जागरूकता अभियान तक चलाने की जरूरत पड़ती है, चुनाव आयोग हो या फिर हम खुद आज तक अपनी तरफ से लोगों को कह रहे हैं कि घर से निकलिए, वोट डालिए, लेकिन नागपुर की अगर तस्वीर देखें तो वहां का मिजाज काफी अलग रहता है। वहां पर लोग बाहर निकल कर आते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नवजोत, लोग भारी तादाद में निकल करके वोट डालते हैं। सुबह ही सुबह मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं और भैया जी जोशी सर कार्यवाहक, वो सुबह ही सुबह पहला वोट शायद वो डालेंगे आकर के, क्योंकि संघ मुख्यालय के पीछे ये स्कूल है जहां पर वो वोट डालेंगे। लेकिन जहां तक मैं बात कर रहा था नवजोत कि यहां पर नितिन गडकरी जो कि मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, वो यहां पर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो विपक्ष की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। नाना पटोले जो जिनको वो बीजेपी में लेके आए थे, वो यहाँ के नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे हैं नितिन गडकरी के खिलाफ, क्योंकि मुद्दा सिर्फ यहाँ विकास है। और लेकिन विपक्ष जो है जीएसटी है, नोटबंदी है, किसानों की आत्महत्या है, उसको मुद्दा बनाए हुए हैं। लेकिन नितिन गडकरी का कहना यही है कि मैंने विकास किया है और विकास के नाम पे वोट मांगूंगा और आगे क्या करने वाला हूँ, ये एक मुद्दा है यहाँ पर विकास को लेकर के। लेकिन बाकी चीज़ें भी चुनाव में रहती हैं, कास्ट इक्वेशन रहता है। लेकिन नितिन गडकरी को लेकर के जो कि लास्ट 2014 में उन्होंने कांग्रेस को हराया था। जी अशोक, विकास के नाम पर, क्योंकि जितनी बार भी रिपोर्टर्स उनके पास गए हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि मैं किसी और चीज का जिक्र नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ मैंने विकास किया है और कॉन्फिडेंट भी नजर आए कि मेरे विकास को लेकर ही जनता मुझे वोट देगी। लेकिन दूसरे इलाके, खासतौर पर गौरव सावंत क्योंकि गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, वहां पर जनरल वीके सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ऐसे तमाम दूसरे इलाके हैं जहां पर बार बार रैलियों में दिग्गज नेता भी राष्ट्रवाद का जिक्र करते हैं। क्या उस तरह का कोई मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, नितिन गडकरी ने साफ तौर से कहा था राष्ट्रवाद हमारे अंदर है, हम राष्ट्रवाद को लेके चलते हैं, लेकिन मुद्दा विकास है। विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार भी पिछले 5 सालों के काम जो उन्होंने किए विकास के नाम पे बात की। लेकिन नितिन गडकरी की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो उनका यही कहना है कि मैंने विकास किया है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, उसी के आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ। और आगे जो मेरा विजन है, आगे मेरा जो रोड मैप है, आगे मैं क्या करने वाला हूँ उसको लेके, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है नागपुर। 1996 को अगर छोड़ दें और 2014 को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर कांग्रेस के सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार 6 की 6 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी का कब्जा है। महाराष्ट्र और खुद देवेंद्र फडणवीस साउथ वेस्ट सीट से यहाँ पे विधायक है, नागपुर की साउथ वेस्ट सीट से। तो अब उसके बाद स्थिति बदली 2014 के बाद। महाराष्ट्र में सरकार बनी बीजेपी की 6 की 6 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन नितिन गडकरी साफ तौर से विकास की ही बात करते हैं। वो ना विपक्ष को टारगेट करते हैं, ना कोई और मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वो विकास को लेकर ही आगे चल रहे हैं, उसी को मुद्दा बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और यही मुद्दा है क्योंकि विपक्ष बार बार ये बात कहता आया है कि आप दूसरे मुद्दों से हटिए, ये बताइए कि क्योंकि मुद्दे जो बड़े विपक्ष के जिसको लेकर मैदान में है, विकास कितना हुआ है, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, इस तरह के तमाम मुद्दे थे। और इसीलिए नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर यह कहा कि मैं विकास क्योंकि मैंने किया और इसीलिए विकास के नाम पर ही जनता के बीच पहुंचा हूं वोट मांगने के लिए। मिलन हमारे सहयोगी इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद है क्योंकि 7 बजे का वक्त है जब दरवाजे खोलेंगे, लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उससे पहले किस तरह की वहां तस्वीर है पोलिंग बूथ के बाहर, मिलन बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वीवीपैट और वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल जो है वो हर एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में 5 मशीनें ऐसी होनी चाहिए। जो पहले 1 मशीन थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी 5 मशीनें पोलिंग एरिया में होनी चाहिए। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में हैं और हम आपको दिखा रहे हैं, ये मशीन हमारे सामने है। पहली बारी ये आधुनिक तकनीक यूज़ हो रही है जिसमें वीवीपैट भी यूज़ होगा। जैसे ही कोई वोटर आएंगे और अपना
अपना चॉइस का यहाँ बटन दबाएंगे। ये वीवीपैट मशीन है जिसमें 7 सेकंड के अंदर दिख जाएगा कि आपका जो मत है, आपका जो वोट है किसको गया है। और यहाँ से इस डब्बे से इस तरफ से ये जो पेपर्स हैं ये कलेक्ट किए जाएंगे ऑफिशियल्स द्वारा, और ये पेपर फिर कलेक्ट कर इनको एक सील्ड लिफाफे में डाल दिया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होगी वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल कनेक्ट करने की। और इसके पीछे जो है एक मशीन है, कंट्रोल यूनिट है, जहाँ पर एक ऑफिशियल बैठेंगे और वो चेक करेंगे कि ये वोट ढंग से डला है या नहीं। यहाँ पर एक बटन है बैलेट नाम का जो वो दबाएंगे, और इस बटन से दबाकर पता चलेगा कि जिसको वोटर ने वोट दिया है वो वोट एकदम सही लगा है या नहीं। तो इससे देखा जाता है किस तरीके से जो वीवीपैट का इस्तेमाल है वो हर पोलिंग बूथ में अब होगा। और ये इलेक्शन कमीशन ने भी ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है। वकर अहमद के साथ मुजफ्फरनगर में मिलन शर्मा, आज तक। तो इंतजामात पुख्ता हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारी आज तक की भी पूरी है क्योंकि 91 सीटें हैं जहां पर आज लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास